Gemini. Let's explore the future of AI together. Hello friends, how are you? I am Sanjay Sethi. You are listening chat between me and Google Gemini AI. क्या एक मामूली चौकीदार एक विशाल राज्य को संभाल सकता है? जब हाथी ने उसके गले में माला डाली तो सबने उसे योग्य समझा, लेकिन उसने अपने पहली सभा में बिना एक शब्द बोले राजगुरु का कंधा पकड़कर पूरी दुनिया को लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। आइए जानते हैं बुद्ध ने उस राजा के मौन संकेत का क्या अर्थ बताया। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था और उसे अपने राज्य के लिए एक राजा को चुनना था। और उसके राज्य में परंपरा थी कि यदि राजा के यहाँ कोई पुत्र ना हो तो फिर उसी राज्य में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर राजा बना दिया जाए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा हो गए और राजा के सभी मंत्री और सभी सैनिक और सभी अधिकारी भी इस भीड़ में इकट्ठा हो गए, क्योंकि सभी को राजा बनना था। और उसे राजा के राज्य में परंपरा थी कि उस राजा का हाथी जिस भी शख्स के गले में माला डाल देता था वही शख्स राजा बन जाता था। और किस्मत से हाथी ने राजा के चौकीदार के गले में माला डाल दी और राजा का चौकीदार राजा बन गया। चौकीदार के राजा बनने के 2-3 दिन बाद ही राजा की मृत्यु हो गई और राजा के सभी अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद में वह चौकीदार जो कि राजा बन चुका था, उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर एक सभा बुलवाई। सभी लोगों ने सोचा कि राजा सभी मंत्रियों से विचार विमर्श करेंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने सभी मंत्रियों की तरफ बड़े गौर से देखा और अचानक राजा की निगाह राज्य के सबसे बड़े और सबसे उम्र दराज जो राजगुरु थे उनकी तरफ उनकी आंखें टिक गई और उन्हें इशारा करके अपनी तरफ बुलवाया। राजगुरु जो कि बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, हाथ में उनके एक डंडा था। वो डंडा पड़कर बड़ी मुश्किल से राजा की 5-6 सीढ़ियां चढ़े और उनके सिंहासन तक पहुंचे। और तभी राजा सिंहासन से उठा और उसने उस बुजुर्ग राजगुरु के कंधों को पकड़ा और पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और राजगुरु को उनके सिंहासन पर बैठा दिया। यह देखकर राजा के सभी मंत्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजगुरु को तो बहुत ही ज्यादा घोर अपमान महसूस हुआ। राजा की सभा समाप्त हुई और सभा समाप्त होने के बाद में सभी मंत्री आपस में विचार विमर्श करने लगे कि यह राजा तो वाकई में एक चौकीदारी है, कितना बेवकूफ और मूर्ख है कि इसने इतने बड़े और बुजुर्ग राजगुरु का कंधा पकड़कर नीचे उतरा। और राजा जो कि खुद जवान है और राजगुरु जो कि खुद एक अपंग अवस्था में है, उनका कंधा पकड़कर नीचे उतरा। कितनी बड़े शर्म की बात है। और राजगुरु तो पूरी रात सो ना सके, पूरी रात करवट बदलते रहे कि यह कैसा मूर्ख राजा है कि इसने मुझ जैसे बुजुर्ग राजगुरु के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने के बजाय मेरा ही कंधा पकड़कर मुझे ही लाठी बनाकर और नीचे उतरा, जबकि पूर्व राजा हर दिन सिंहासन पर बैठने से पहले मेरे पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लेता था। कई दिन गुजर गए किंतु राज्य में पहले जैसी रौनक नहीं थी। राज्य के सभी मंत्रियों के चेहरे उतरे हुए थे और राजगुरु तो एकदम जैसे बीमार ही हो गए थे। फिर एक दिन किस्मत से उस राज्य में बुद्ध का आना हुआ और यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और राज्य के सभी मंत्री और राजगुरु बुद्ध से मिलने के लिए गए। और राजगुरु ने बुद्ध को सारी कथा कह सुनाई और राजगुरु ने कहा कि बताएं, बुद्ध इतना बड़ा मूर्ख और बेवकूफ राजा है जो मुझ जैसे बुजुर्ग आदमी का सहारा लेकर नीचे उतरता है, ये राज्य कैसे चलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि राजगुरु, आप उसे राजा के संकेत को नहीं समझ पाए। वास्तव में उसे राजा ने आपको एक संकेत दिया था। राजगुरु ने कहा कि बुद्ध, हम समझे नहीं कि कैसा संकेत दिया था। तब बुद्ध ने कहा कि राजा ने तुम सबको ये संदेश दिया था कि वो तो एक चौकीदार था और उसे अब किस्मत से राजा बनने का मौका मिल गया है और एक चौकीदार राज्य को चलाना नहीं जानता है। इसीलिए राज्य को कैसे चलना है, उस राज्य को चलाने के लिए राजगुरु उन्होंने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप राज्य के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति हैं। और उसे राजा ने आप सबसे कहा कि मुझे तो राज्य को चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए इस राज्य को चलाने के लिए आप सब लोग मेरा सहयोग करें। इतना सुनते ही राज्य के सभी मंत्री खुश हो गए और बुजुर्ग राजगुरु तो जैसे एकदम ही स्वस्थ हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि राजगद्दी पर जो राजा बैठा है वो बड़ा ही समझदार है। यदि राजा अपने मुंह से कहता है कि आप सब लोग मेरा सहयोग करें, तब संभवतः यह राजा की बात को राजा के मंत्री इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते, क्योंकि उनकी निगाह में तो वह राजा एक चौकीदार ही था। कहने का अर्थ यह है कि आप यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य समझते हैं और एक चौकीदार को तो आदमी अयोग्य ही समझेगा, और यदि वह कोई संदेश भी देता तो राज्य के मंत्री तो उसे एक चौकीदार का ही संदेश समझते। पर जैसे ही आप किसी आरोग्य इंसान के कंधों पर भी जिम्मेदारी का बोझ डाल दें तो वह जिम्मेदारी स्वयं ही अपने भीतर से स्वयं को इस रूप में प्रकट करती है कि जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं वह भी आपको एक राजा की ही तरह गंभीरता से ले और राज्य के सभी मंत्री आपको चौकीदार ना समझे बल्कि राजा ही समझे और राजा समझकर उसके सभी आदेशों का पालन सही तरीके से करे। ये कहानी तो एक दर्पण है, सत्य एकदम इससे उल्टा है। आज के वर्तमान समाज में हम जिसे तुच्छ समझते हैं उसे अपने निकट ही नहीं आने देते हैं
और जब तक आप किसी के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालेंगे, तब तक वह आदमी स्वयं को अपनी ही निगाह में गुनहगार समझता रहेगा। वास्तव में योग्यता दुनिया के हर मनुष्य में होती है, सिर्फ उसके ऊपर एक बार आप जिम्मेदारी डाल दीजिए। जिम्मेदारी डालते ही योग्यता स्वयं ही स्वयं को प्रकट कर देती है। सोचकर देखिए, अगर किसी इंसान को रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे दी जाए, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का कोई मैनुअल या दिशा निर्देश ना दिया जाए, तो वो क्या करेगा? अक्सर यही माना जाता है कि वो इंसान सब कुछ बर्बाद कर देगा। मतलब अपनी अचानक मिली ताकत के नशे में वो ऐसे फैसले लेगा जो शायद विनाशकारी हों। बिल्कुल। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे इंसान की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसे दुनिया ने पूरी तरह से अयोग्य मान लिया था, पर इसने बिना एक शब्द बोले लीडरशिप का सबसे गहरा सबक दे दिया। एग्जैक्टली। तो आज हम संजय सेठी द्वारा लिखी गई एक बेहद दिलचस्प कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं। ये कहानी एक साधारण चौकीदार की है जो परिस्थितियों के एक अजीब खेल के कारण अचानक एक पूरे राज्य का राजा बन जाता है। और ये सिर्फ एक राजा या उसकी किस्मत की कोई साधारण लोक कथा नहीं है। मतलब अगर हम इस कहानी की परतों को खोले ना, तो ये मानव मनोविज्ञान और सत्ता के समीकरण के बारे में बहुत गहरी बातें कहती है। सही बात है। इस पूरी चर्चा का जो मूल उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे एक ऐसा कदम जिसे शुरुआत में राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों ने भी घोर अपमान समझा था, वो असल में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा मौन सबक था। और अक्सर समाज में देखा जाता है कि हम लोगों को उनके पद से आंकते हैं, लेकिन जब वही पद बदलता है तो इंसान के भीतर का छिपा हुआ असली व्यक्तित्व कैसे बाहर आता है, ये कहानी उसी का एक बहुत सटीक चित्रण है। मैं तो इसे गहराई से समझने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। तो इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करने के लिए हमें कहानी के उस हिस्से में जाना होगा जहां से ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। हाँ, कि आखिर एक साधारण चौकीदार अचानक सिंहासन तक कैसे पहुंच गया। बिल्कुल। तो जो स्रोत हमारे पास हैं उनके अनुसार उस राज्य का राजा बहुत बुजुर्ग हो चुका था और उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी जो उसके बाद कार्यभार संभाल सके। अब उस राज्य की एक बहुत ही अनोखी परंपरा थी। परंपरा ये थी कि यदि राजा का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो राज्य के ही किसी व्यक्ति को नया राजा चुना जाएगा। लेकिन ये चुनाव कोई आम मतदान या मंत्रियों की सहमति से नहीं होता था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये राज्य का एक विशेष शाही हाथी तय करता था। अरे बाप रे। हाँ, तो घोषणा कर दी गई और पूरी प्रजा, मंत्री, सेनापति सब एक मैदान में इकट्ठा हो गए। अब हर किसी के मन में ये लालसा रही होगी कि शायद किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए और हाथी उनके गले में माला डाल दे। जाहिर सी बात है। मतलब सत्ता की चाहत तो मानव स्वभाव का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। हर मंत्री और दरबारी खुद को उस गद्दी का सबसे योग्य दावेदार मान रहा होगा। Exactly. लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उस हाथी ने किसी मंत्री, किसी सेनापति या विद्वान के गले में माला नहीं डाली। उसने सीधा जाकर राज्य के एक साधारण से चौकीदार के गले में माला डाल दी। ये तो एक बहुत बड़ा शौक रहा होगा सबके लिए। शौक तो था ही, और उस प्राचीन परंपरा के अनुसार उसी पल वो चौकीदार उस विशाल राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम केवल महल के दरवाजे पर पहरा देना था, अब वो पूरे राज्य का स्वामी बन गया। ये एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है और असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब राजा बनने के महज 2-3 दिन बाद ही पुराने बुजुर्ग राजा की मृत्यु हो जाती है। अब वो चौकीदार आधिकारिक रूप से गद्दी पर बैठ चुका है। अंतिम संस्कार के दिन पूरे होने के बाद नया राजा अपनी पहली राजसभा बुलाता है। और यहाँ आसानी से कल्पना की जा सकती है कि माहौल कैसा रहा होगा। सारे मंत्री और अनुभवी दरबारी बैठे हैं, सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। बिल्कुल, उन्हें लग रहा होगा कि नया राजा कोई बहुत अहम भाषण देगा या नई नीतियां बनाएगा या कम से कम राज्य को चलाने के लिए कोई विचार विमर्श तो करेगा, जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक अपेक्षा थी। जब भी नया नेतृत्व आता है तो लोग उससे एक दिशा की उम्मीद करते हैं। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उस चौकीदार का, मतलब अब नए राजा का, आकलन कर रहा था। वे देखना चाहते थे कि क्या एक मामूली कर्मचारी वाकई एक राज्य का भार संभाल सकता है। लेकिन सभा में जो होता है वो उन सभी की उम्मीदों को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। हाँ, क्योंकि वहां पर नया राजा कुछ भी नहीं बोलता। कुछ भी नहीं। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और पूरी सभा को बहुत गौर से देखता है, और फिर उसकी नजरें राज्य के सबसे बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर राजगुरु पर टिक जाती हैं। जो स्रोत बताते हैं
राजगुरु इतने वृद्ध हैं कि उन्हें चलने के लिए भी लाठी का सहारा लेना पड़ता है। सही कहा। तो नया राजा बिना कोई शब्द कहे उन्हें इशारे से अपने पास सिंहासन की तरफ बुलाता है। राजगुरु लाठी टेकते हुए कांपते कदमों से बड़ी मुश्किल से 5-6 सीढ़ियां चढ़कर राजा के पास पहुंचते हैं। और फिर जो होता है वो दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर देता है। राजा अपनी जगह से आगे बढ़ता है और बजाय राजगुरु को सम्मान देने या उनके पैर छूने के, वो खुद सीढ़ियां उतरने के लिए उन बुजुर्ग राजगुरु के कंधों को कसकर पकड़ लेता है। बिल्कुल, वो अपने शरीर का पूरा भार उस कमजोर इंसान पर डाल देता है। उनके कंधों का सहारा लेकर वो सीढ़ियां उतरता है और फिर राजगुरु को ले जाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अगर हम यहाँ मौजूद मंत्रियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण करें ना, तो ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक झटका था। मतलब ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी में आज ही शामिल हुए किसी इंटर्न को रातों रात सीईओ बना दिया जाए। हाँ, अच्छा उदाहरण है। और अपने पहले ही दिन ऑफिस पहुंचकर वो नया सीईओ रिटायर होने वाले सबसे वरिष्ठ चेयरमैन से कहे कि जरा मेरा ब्रीफकेस उठा लेना। एग्जैक्टली। ये देखने में कितना अजीब, अहंकारी और अपमानजनक लगता है। राजगुरु के लिए तो ये किसी गहरे आघात से कम नहीं रहा होगा। आघात शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक है। राजगुरु को ये अपना घोर अपमान लगा। स्रोत में जो विवरण है उसके अनुसार वो पूरी रात सो नहीं पाए। अरे, रात भर करवटें बदलते रहे। उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा था उसे समझना जरूरी है। पुराना राजा हर दिन सिंहासन पर बैठने से पहले राजगुरु के पैर छूकर आशीर्वाद लेता था। उनके दिमाग में वो सम्मान गहराई तक बसा हुआ था। और अब ये नया राजा जो अनुभव में शून्य है, उसने आशीर्वाद लेना तो दूर, एक शारीरिक रूप से कमजोर इंसान को अपनी लाठी बना लिया। राजगुरु के लिए सिर्फ एक शारीरिक बोझ नहीं था, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। और अगर राजगुरु की ये स्थिति थी तो बाकी मंत्रियों की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? मंत्रियों के मन में तो पहले से ही उस व्यक्ति को लेकर एक बायस यानी पूर्वाग्रह था। उनके लिए वो राजा नहीं, बल्कि अभी भी वही चौकीदार था जो कल तक गेट पर खड़ा रहता था। बिल्कुल। इस घटना के बाद उनके मन का वो बायस एक ठोस विश्वास में बदल गया। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति वाकई में एकदम मूर्ख है, इसे सत्ता का नशा चढ़ गया है और इसे बड़ों का आदर करना तक नहीं आता। हाँ, इस एक घटना का असर ये हुआ कि पूरे राज्य की रौनक ही खत्म हो गई। सभी मंत्री गहरे अवसाद में चले गए। राजगुरु तो इस अपमान के बोझ तले सचमुच बीमारी पड़ गए। मतलब पूरे राज्य में एक तरह की निराशा और गलतफहमी के बादल छा गए। हर कोई उस नए राजा को एक अयोग्य और घमंडी इंसान मान बैठा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी गलतफहमी के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव तब आता है जब उस राज्य में गौतम बुद्ध का आगमन होता है। और बुद्ध का आना ही इस पूरी कहानी का रुख बदल देता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक तथाकथित मूर्ख राजा की नहीं थी, बल्कि उन मंत्रियों के नजरिए की थी जो सतह से परे देख ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल, बुद्ध हमेशा से ही चीजों को उनकी गहराई से देखने के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही बुद्ध के आने की खबर फैलती है, सारे मंत्री और वो बीमार राजगुरु बुद्ध से मिलने पहुंच जाते हैं। राजगुरु अपनी पूरी पीड़ा बुद्ध को सुनाते हैं। वो शिकायत करते हैं कि बताएं बुद्ध, ये कैसा मूर्ख राजा है। एक तो मैं बुजुर्ग और उसने मेरा ही सहारा लेकर सीढ़ियां उतरी। ऐसे बेवकूफ राजा के हाथों ये राज्य कैसे सुरक्षित रह सकता है? यहाँ मैं अगर राजगुरु की जगह होती तो शायद मुझे भी यही लगता कि राजा मूर्ख है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा था वो स्पष्ट रूप से अपमान था। तो बुद्ध ने इस घटना को कैसे डिकोड किया? बुद्ध ने उसे एक बिल्कुल ही अलग सांचे में देखा। वो राजगुरु की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और एक ऐसा सत्य उजागर करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बुद्ध कहते हैं कि आप उस राजा के असली सिग्नल को समझ ही नहीं पाए। वो आपसे शारीरिक सहारा नहीं मांग रहा था। तो वो क्या मांग रहा था? बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि राजा दरअसल एक मौन संदेश दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं तो कल तक सिर्फ एक चौकीदार था, मुझे राज्य चलाना बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, आप इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए इस विशाल राज्य की जिम्मेदारी को उठाने के लिए मुझे आपके अनुभव के सहारे की जरूरत है। अरे वाह। हाँ, वो अपनी कमजोरी को सबके सामने स्वीकार कर रहा था और अनुभवी राजगुरु को राज्य के संचालन का असली हकदार बता रहा था। इसीलिए उसने उन्हें सिंहासन पर बिठाया। ये व्याख्या बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल पेंच है। अगर राजा को पता था कि उसे मदद चाहिए तो उसने सीधा संवाद क्यों नहीं किया? वो शांति से दरबार में खड़ा होकर एक विनम्र भाषण दे सकता था कि राजगुरु जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतना नाटकीय तरीका अपनाने की क्या आवश्यकता थी? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर लीडरशिप
और मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। सोचिए, अगर राजा मुंह से कहता कि मेरा सहयोग करें तो क्या होता? शायद लोग उसकी बात को कमजोरी मान लेते या उसका मजाक उड़ाते। बिल्कुल यही होता। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि जब लोग किसी इंसान को एक खास दर्जे में देखते हैं तो वो आसानी से उस छवि को तोड़ नहीं पाते। मंत्रियों की नजर में वो अभी भी एक चौकीदार था। अगर एक चौकीदार मंत्रियों से गिड़गिड़ाकर मदद मांगे तो वे उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। सही बात है। सही बात। वे शायद उसके खिलाफ विद्रोह कर देते, क्योंकि शब्द तभी प्रभाव डालते हैं जब बोलने वाले का कुछ वजन हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मतलब शब्दों का वजन बोलने वाले की छवि पर निर्भर करता है। जब छवि ही एक चौकीदार की हो तो शब्द बेमानी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए एक राजा के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए उसने ये नॉन वर्बल तरीका चुना। जब उसने राजगुरु को सिंहासन पर बैठाया तो उसने बिना कुछ कहे 2 बातें साबित कर दी। कौन सी 2 बातें? पहली कि अब वो राजा है और वो किसी को भी आदेश दे सकता है, यहाँ तक कि सबसे सम्मानित राजगुरु को भी। और दूसरी बात कि वो जानता है कि असली मार्गदर्शन की गद्दी पर राजगुरु को ही बैठना चाहिए। ये प्रभावी लीडरशिप का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो हर सवाल का जवाब जानता हो, बल्कि वो होता है जो अपनी सीमाएं जानता है और अनुभवी लोगों का समर्थन प्राप्त करना जानता है। और वो भी इस तरह से कि बिना शब्दों के सामने वाले को उसकी अहमियत महसूस हो जाए। बुद्ध की ये बात सुनते ही कहानी में जो ऊर्जा बदलती है वो अद्भुत है। जो राजगुरु अपमान के कारण बीमार महसूस कर रहे थे, वो अचानक गर्व से भर जाते हैं। हाँ। मंत्रियों को समझ आ जाता है कि गद्दी पर कोई मूर्ख नहीं बल्कि एक बहुत ही समझदार इंसान बैठा है जो राज्य की भलाई के लिए अपना अहंकार पीछे छोड़ सकता है। और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बदलाव देखिए। जिस व्यक्ति को वो कल तक सिर्फ अयोग्य मान रहे थे, बुद्ध के एक स्पष्टीकरण के बाद अब वही व्यक्ति उन्हें एक परिपक्व राजा लगने लगा। व्यक्ति वही था, लेकिन नजरिया बदलते ही उसकी पूरी अहमियत बदल गई। अगर हम इस प्राचीन कथा से बाहर निकलकर इसे आज के आधुनिक जीवन से जोड़ें तो ये कहानी आज के समाज का एक बहुत बड़ा दर्पण है। स्रोत के अनुसार संजय सेठी का जो मुख्य संदेश है वो इंसान के भीतर की छिपी हुई योग्यता के बारे में है। हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी आवरण से आंकते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हमारा समाज अक्सर उन लोगों को करीब भी नहीं फटकने देता जिन्हें वो अयोग्य समझता है। हम लोगों को उनके पद या नौकरी से आंकते हैं। एक चौकीदार को समाज हमेशा अयोग्य ही मानेगा, क्योंकि हमारे दिमाग ने एक शॉर्टकट बना लिया है कि चौकीदार है तो उसमें क्षमता नहीं होगी, जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन सत्य इस बायस के एकदम विपरीत काम करता है। तो कैसे काम करता है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सत्य यह है कि जब आप किसी इंसान के कंधों पर अचानक कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं ना, तो वो जिम्मेदारी खुद ही उस इंसान के भीतर की योग्यता को बाहर ले आती है। जब बड़ी जिम्मेदारी आती है तो दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इंसान अपने अहंकार पीछे छोड़कर सिर्फ समस्या को सुलझाने पर ध्यान देने लगता है। ये तो बिल्कुल जिम में वजन उठाने के उदाहरण जैसा लगता है। कैसे? मतलब ये ऐसा है कि किसी इंसान की मांसपेशियां तब तक मजबूत नहीं होती जब तक उन पर भारी वजन ना डाला जाए। जो शरीर आराम कर रहा है उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। सही कहा। लेकिन जब अचानक भारी वजन उठाना पड़ता है तो छिपी हुई ताकत अपने आप बाहर आ जाती है। आप किनारे पर खड़े होकर ये तय नहीं कर सकते कि कौन तैर सकता है, पानी में उतरना ही पड़ता है। ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। योग्यता हर इंसान में कहीं ना कहीं छिपी होती है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहा जाता है। ये क्या होता है? इसका अर्थ है कि लोग अक्सर उन उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन करने लगते हैं जो उनसे की जाती हैं। जब उस चौकीदार को राजा बना दिया गया तो उस पे एक पूरे राज्य की उम्मीदों का भार आ गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो सिर्फ चौकीदार हूँ, बल्कि उसने सोचा कि अब मैं राजा हूं और मुझे राज्य बचाना है। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। शायद उस चौकीदार के मन में भी एक डर रहा होगा, जिसे आज हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल। मतलब ये भावना कि मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ और लोग मेरी असलियत जान जाएंगे। लेकिन उसने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसने अपने उस इम्पोस्टर सिंड्रोम को बहुत ही समझदारी से संभाला। अपनी अयोग्यता को छिपाने के बजाय उसने उस व्यक्ति को सत्ता सौंपने का प्रतीक चुना जो वाकई में योग्य था, यानी राजगुरु। एग्जैक्टली। और जब उसने दूसरों को जिम्मेदारी बांटी तो जिन मंत्रियों की नजर में वो अयोग्य था वे भी उसे एक महान राजा के रूप में देखने लगे। लीडरशिप का अर्थ सब कुछ खुद करना नहीं है, बल्कि सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनना है।
और एक आखिरी बात जो इस कहानी से उभर कर आती है वो ये कि जिम्मेदारी इंसान को खुद की नजरों में भी उठने का मौका देती है। अगर उस चौकीदार को कभी वो मौका नहीं मिलता तो वो शायद अपना पूरा जीवन सिर्फ एक मामूली चौकीदार के रूप में ही बिता देता, वो खुद को कमतर आंकता रहता। यही इस कहानी का सबसे प्रेरक पहलू है। जब तक समाज किसी को जिम्मेदारी नहीं देता, वो इंसान खुद को छोटा समझता रहता है। सही बात है। लेकिन जैसे ही भार आता है, उसका पूरा व्यक्तित्व खुद को ढाल लेता है। वो खुद को एक नए और मजबूत रूप में खोजता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो एक बेहतरीन लीडर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। असली लीडरशिप अपनी कमजोरियों को पहचानने में है। और दूसरी बात जो हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है वो ये कि हमें लोगों की क्षमताओं का आकलन उनके वर्तमान पद को देखकर करना बंद करना होगा। हम बिना असली जिम्मेदारी सौंपे ही उनकी सीमाओं को तय कर देते हैं। न जाने कितने ही प्रतिभावान लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि कोई उन पर दांव नहीं लगाता। ये बहुत ही गहरी सोच है और इस डीप डाइव को विराम देने से पहले यहाँ ये विचार करना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि क्या होगा अगर हम किसी चमत्कार का इंतजार ही ना करें। हमने ये तो समझ लिया कि अगर कोई जिम्मेदारी देता है तो छिपी हुई क्षमताएं बाहर आ सकती हैं, जैसे हाथी ने चौकीदार को राजा बना दिया। लेकिन जरा सोच कर देखिए क्या होगा अगर हम किस्मत के उस शाही हाथी का इंतजार ही ना करें। ये दृष्टिकोण तो सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम खोलता है। सोचिए क्या होगा अगर हम खुद अपने जीवन की और अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी एक राजा की तरह अपने कंधों पर ले लें, बिना ये परवाह किए कि दुनिया आज हमें किस हैसियत पर देख रही है। बिल्कुल। अगर हम खुद को वो बड़ी जिम्मेदारी सौंप दें तो हमारे भीतर की कौन सी ऐसी योग्यताएं होंगी जो अचानक से सतह पर आ जाएंगी। बिल्कुल। शायद हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे भीतर नेतृत्व का कितना बड़ा महासागर छिपा है। बस जरूरत है तो जिम्मेदारी को उठाने की।